right? In previous 2 sessions we have discussed about what we have discussed. अच्छा पहले ये बताओ, am I fully audible to you? पिछली क्लास में थोड़ी दिक्कत जा रही थी बच्चों को, तो am I fully audible to you? Visible to you? Is there any problem regarding audibility and visibility? No? आगे बढ़ते हैं. How I am looking? Good. चलो खैर. So we have discussed about स्टार्टिंग से स्टार्ट करते. तुमको पता वो मेरा मेरी आदत है, उससे तुम बच नहीं सकती हो. लाइफ प्रोसेसेस, डिफरेंट प्रोसेसेस इन्वॉल्व है ना, कॉल लाइफ. That all together called life processes. This involves respiration, transportation, circulation, digestion and respiration हो गया, transportation हो गया, circulation हो गया, digestion हो गया. That's it. और excretion. Apart from that reproduction. क्वेश्चन कई बार ऐसा पूछा जाता है कि फॉर एन इंडिविजुअल ऐसा कौन सा लाइफ प्रोसेस है जो उसकी लाइफ के लिए जरूरी नहीं है. दैट इज रिप्रोडक्शन. ठीक है ना. अगर कोई एनिमल रिप्रोडक्शन नहीं भी करता, चाहे वो अमीबा ही क्यों ना हो, अगर कोई एनिमल रिप्रोडक्शन नहीं करता इसका मतलब ये नहीं कि उसकी लाइफ पे इंडेंजर्ड होगा. रिप्रोडक्शन इट इज द लाइफ प्रोसेस विच इज इसेंशियल फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ. ओके, इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस फॉर माई सेल्फ. ठीक है ना. मेरे अगर बच्चे नहीं भी होते तो भी मेरी लाइफ ऐसे ही चल रही होती. ये बात और है, बच्चे नहीं होते तो मैं मेरा कैमरा कौन सेट करके देता है ना. तो बट इट इज़ नॉट अपार्ट फ्रॉम द जॉब, इट इज़ नॉट इसेंशियल लाइफ प्रोसेस. ठीक है. तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए मैं तुम्हें बताया कि क्वेश्चन प्रीवियसली पूछा गया है. इससे कभी कभी ऐसे घुमा के क्वेश्चन पूछे गए, बच्चे पगला ही जाए. ठीक है. इसके बाद ये क्वेश्चन था कि जो साइंस ऑफ जो होते हैं, कि जो साइंस ऑफ लाइफ होते हैं, जिसमें हमने बताया था फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ इज मूवमेंट. ठीक है ना. फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ कहता है कि मूवमेंट. चाहे वो कोई भी एनिमल हो तो दे कैन मूव बाय देमसेल्फ, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, दे कैन ग्रो, दे नीड फूड, दे रिस्पॉन्ड टू चेंजेस, दे रिस्पायर, दे एक्सक्रीट लाइक दैट, दे रिप्रोड्यूस. फॉर दैट एनर्जी इज नीडेड एंड द आर एनर्जी, जो एनर्जी हमें मिलती है वो आर फ्यूल इज फूड. ठीक है ना. फूड फॉर एनिमल इज फूड. एनिमल और लिविंग थिंग्स है ना, लिविंग थिंग्स वॉट एवर द. In that case, 3 classes are there. That is your 2 classes. Modes of nutrition is 2 types. That is that is heterotrophic mode of nutrition and autotrophic mode of nutrition. Auto मतलब होता है हमेशा सेल्फ. आपकी बाइक भी होती है ना, ऑटो स्टार्ट है. ऑटो स्टार्ट मतलब सेल्फ स्टार्ट है. तो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म आर ग्रीन प्लांट्स. दे आर दोज ऑर्गेनिज्म विच मेक देयर ओन फूड. ठीक है. बात समझ में आ रही है. तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है. आगे बढ़ते हम लोग फर्दर मूव करते हैं. ऑटोटॉपिक में हमने सारा कुछ देख लिया था. इसमें हमने कुछ एग्जाम्पल्स देखे थे और प्रैक्टिकल्स देखे थे. जो प्रैक्टिकल्स एज इट इज पूछ लिए जाते हैं वो आपको मैंने बताया था. इसके नोट्स में आगे के भेज दे, मैं भेज दूँगी. फिर आगे हम बढ़ते हैं. दैट इज हिटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. आपको पता है हिटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हमने देखा था कि जो एनिमल्स होते हैं जो खुद का फूड नहीं बना सकते, दे डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉप्स. this mode of that is nutrition is called as heterotrophic mode of nutrition. In heterotrophic mode of nutrition, 3 nutrition types of there: saprotrophic, parasitic and holozoic. तो मैं तो holozoic हूँ और जो हमारी शिवाली है वो saprotrophic कहती है ना. तो saprotrophic and parasitic, holozoic 3 mode of nutrition are there. Saprotrophic are those mode of nutrition which eat or which depend on dead or decay. तो क्वेश्चन मैं कई बार बता चुकी हूँ. स्केवेंजर्स पूछ लिया जाता है. तो स्केवेंजर्स कौन होते हैं? स्केवेंजर्स ये सेप्रोफाइट्स होते हैं. ठीक है. देन जो पैरासाइट होता है इसे पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स टेक देयर फूड फ्रॉम द होस्ट ऑर्गेनिज्म. ओके. और इसमें नुकसान ये होता है कि जो आपका पैरासिटिक होता है वो उसको मतलब होस्ट को नुकसान पहुँचाता है. उसको किसी तरह की हेल्प नहीं मिलती. उसी में वो शेल्टर लेता है और उसी से फूड और न्यूट्रिशन भी लेता है. इसके एग्जाम्पल्स पूछ लिए जाते हैं. एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताया था लाइक प्लाज्मोडियम हो गया, हमारे वॉर्म हो गए, चाहे वो रिंग वॉर्म हो गया, चाहे वो फ्लैट वॉर्म हो गया, जो हमारे स्टमक में प्रेजेंट होते हैं. दे ऑल आर पैरासाइट. इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं होता है. दे लिव ऑन अस एंड दे फीड ऑन अस. ये हमारी ही बॉडी को खोखला करते हैं. आपको पता है बेटा, जिसके पेट में बहुत ज़्यादा कीड़े होते हैं दे रीचेस टू द ब्रेन तक पहुँच जाते हैं और बंदा कोमा में चला जाता है. तो ये छोटे छोटे कीड़े होते हैं ना, पैरासाइट कीड़े होते हैं, उनकी लेंथ तो हाइट कई बार मीटर्स तक पहुँच जाती है.
इसीलिए प्रॉपर समय पे जो हम लोग कहते हैं ना कि सड़ा हुआ खाना मत खाओ, और प्रॉपर टाइम पे आपको एक ड्यूरेशन ही बनी कि हर को सबको, हालांकि मैं खुद भी, कोई भी नहीं देता है मेरे ख्याल से, तो 6 मंथ में हम कीड़े की दवाई खानी चाहिए कि अगर हम कुछ ऐसी चीज़ खा लिए जिससे पेट में सब चीज़ें हो गई है तो दैट वॉर्म्स विल गोज आउट, है ना, वो खत्म हो जाए। खैर हम आगे बढ़ते हैं। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसमें क्या होता है, वी आर होलोजोइक, है ना, हम कौन से हैं, हम होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। इज दैट न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स कॉम्प्लेक्स फूड, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ इंजेशन। इंजेस्टेड फूड जो होता है पूरी तरीके से एब्जॉर्ब होता है, एसिमिलेट होता है और फिर डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स तक पहुंचता है। दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड एज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देन हमने फिर इसके बाद देखा था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, जिसमें हमने बहुत अच्छे से देख लिया था कि कैसे उसको कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलती है, कैसे वो लेता है, इसका पूरा डायग्राम के साथ हमने देख लिया था, ठीक है ना। एक थोड़ा तुमको ICSE का भी बता दिया था मैंने कि कई बार तुम कॉम्पिटिशन एग्जाम देने जाओगी तो 2 रिएक्शंस आर देयर। फर्स्ट इज लाइट रिएक्शन, अनदर वन इज डार्क रिएक्शन विच इज कैरिड आउट ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। लाइट रिएक्शन तो ऐसा नहीं कि डार्क रिएक्शन अंधेरे में होती है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आपको तो नहीं ख्याल लेकिन कॉम्पिटेटिव लेवल में पूछा जाता है, बट डार्क रिएक्शन में कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सनलाइट की जरूरत नहीं होती, दैट इज सो व्हाई इट इज कॉल्ड एज डार्क रिएक्शन। और जो लाइट रिएक्शन होता है क्योंकि इसमें सनलाइट की एनर्जी से ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाटर का स्प्लिट होगा, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड में मिलके बनाएगा आपका क्या बनाएगा, कार्बोहाइड्रेट बनाएगा। तो उस रिएक्शन में जो एनर्जी होती है, जैसे एंडोथर्मिक रिएक्शन, ही क्वेश्चन भी है, उधर से भी क्वेश्चन केमिस्ट्री से चला आ रहा है ये वाला क्वेश्चन, इट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन भी है बिकॉज सनलाइट से एनर्जी हीट के फॉर्म में लेते हैं और उसको हम यूज करते हैं टू ब्रेकिंग अप द वाटर मॉलिक्यूल। ओके, बात समझ में आ रही है। तो दिस प्रोसेस इज कंसीडर्ड टू बी एज एंडोथर्मिक रिएक्शन, और ये वाला पार्ट केमिस्ट्री में पूछा जाता है, केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन है, ये वाला पार्ट आपका केमिस्ट्री में पूछा जाता है 10th क्लास की, और आस्किंग क्वेश्चन है। जैसे भी बच्चों को मैं साइंस के लिए कल से फिर अच्छे खासे झोंकूंगी इन लोगों को, कल से नहीं ऑन 5th के बाद, 10th को है ना पेपर, आपके जो सीनियर 10th है, अभी तो 5th में लगे पड़े बेचारे मैथ्स वाले, 5 तक तो उनका मैथ्स है। खैर चलो हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमने कुछ एग्जाम्पल्स देखे थे, एग्जाम्पल्स के बाद हमारा ये सारा कुछ हो गया, सनलाइट इज नेसेसरी। हाँ, देन हमने गार्ड सेल देखा था, ये आपका गार्ड सेल का डायग्राम देखा था, याद है, स्ट्रेट गार्ड सेल, कर्व गार्ड सेल, दिस वी हैव डन डिस्कस। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस वी हैव डिस्कस, डायग्राम पूछा जाता है, दैट आल्सो वी हैव डिस्कस। सो नाउ कम्स टू द न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, दैट आल्सो वी हैव डन, दैट इज व्हाट आर हेर्बिवोर्स, what are carnivores and what are omnivores, that all we have done, right? No need to define again. Now comes to the different steps in process of nutrition in animals. Okay, can you please tell me what is nutrition? इतनी कहानी तुम रामायण सुन चुकी होगी मेरे से, so what is called as nutrition? एक मिनट मैं वॉइस तेज कर दूँ। हाँ हाँ बोल बेटा। वेरी गुड। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड या टेकिंग फूड, बिल्कुल सही बोला। देन यूजिंग इट फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी, ओके, एंड देन यूजिंग इट फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी, ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी, दैट ऑल टुगेदर प्रोसेस इज कॉल्ड एज न्यूट्रिशन। बात समझ में आ रही है? आगे बढ़े, ठीक है। नाउ इन एनिमल्स, जैसे अभी तक आपने इसमें भी देखा था, प्लांट्स ऑल्सो यू हैव सीन डिफरेंट प्रोसेस ऑन इन्वॉल्व, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर इन्वॉल्व। सिमिलरली इन एनिमल्स, वेदर इट इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और इट इज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, 5 प्रोसेसेस आर इन्वॉल्व इन द होल डाइजेशन प्रोसेस। यहाँ तक बात समझ में आई? हाँ, दीज प्रोसेसेस आर, फर्स्ट है आपका इंजेशन, नाम से ही समझ में आ रहा होगा, इंजेशन इट इज ओनली द टेकिंग ऑफ फूड, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड एज इंजेशन। ये मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ, दैट इज मैंने अमीबा का बनाया हुआ, भी खड़े होकर समझाऊंगी। कंप्लीट करी थी डायग्राम और टाइम हो गया, तुम आगे थी ना, तो मैंने उसको सामने बना लूँगी आपके। सो इट इज इंजेशन, द फर्स्ट प्रोसेस इज इंजेशन। सेकेंड, इंजेशन इज द ओनली प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड, ठीक है, आपने फूड से ले लिया, दैट इज इंजेशन। नाउ द सेकेंड प्रोसेस इज डाइजेशन। डाइजेशन में क्या होता है कि द स्मॉल फूड जब आपने लिया तो आप उसको च्यू करेंगे, ठीक है, और उसके बाद जो आपका डाइजेशन प्रोसेस होता है, इट कंटेन्स जो ग्लोब्यूल्स होते हैं, थोड़े से लार्ज ग्लोब्यूल्स इनसॉल्युबल,
उसको फिर ब्रेक डाउन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स एंड डाइजेस्टिव जूसेस की हेल्प से इसको और ब्रेक डाउन किया जाता है। डिफरेंट टू टाइप्स ऑफ मेथड्स आर इन्वॉल्व इन दिस। फर्स्ट मेथड इज फिजिकल मेथड। दैट फिजिकल मेथड इंक्लूड च्यूइंग और ग्राइंडिंग, ठीक है, जो आप फूड को मुंह में लेते हो और इसके बाद जब आप उसको च्यू करते हो टीथ की हेल्प से ग्राइंड करते हो, दैट प्रोसेस फिजिकल प्रोसेस। इसके बाद जो केमिकल, एक बार आपने फूड को स्वॉलो कर दिया तो जो फूड जो केमिकली फिर जो ब्रेक डाउन होता है, आपकी रोटी जो कन्वर्ट होती है कार्बोहाइड्रेट में, आपकी दाल जो कन्वर्ट होती है प्रोटीन्स में, दैट प्रोटीन्स इनटू अमीनो एसिड्स, ठीक है, बात समझ में आ रही है। आपके मिनरल्स कन्वर्ट होते हैं आयरन में, आपने पोटेशियम मैग्नीशियम से पालक खाई तुमने तो उसके ब्रेक डाउन होने के बाद मैग्नीशियम, पोटेशियम, आयरन, ये सारी चीज़ें निकलेंगी। सो दैट इज कार्बोहाइड्रेट। अगर आपने आलू और पालक खाया या आपने टमाटर खाया तो लाइकोपीन निकलेगा उससे, ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड निकलेगा। तो ये सारी चीज़ें, या जैसे आपने आलू पालक टमाटर ही खाया तो उसमें आपका कार्बोहाइड्रेट आलू हो गया। आलू इज ऑल्सो सोर्स फॉर कैल्शियम। तो ये सारा कुछ जो डाइजेशन होता है, दैट प्रोसेस कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ केमिकल प्रोसेस, ठीक है। तो डाइजेशन इन्वॉल्व्स टू टाइप्स ऑफ मेथड। फर्स्ट इज फिजिकल मेथड। बात समझ में आ रही है अच्छे से, ठीक है। जो फूड तुमने लिया, जैसे से तुमने मुंह में डाला, दैट इज योर इंजेक्शन, आपका इंजेक्शन हो गया, ठीक है। इसके बाद तुमने च्यू और ग्राइंड किया, यहाँ से डाइजेशन स्टार्ट हो गया। अभी हम देखेंगे, आपने खैर 6 से चैप्टर पढ़ते चले आ रहे हो, 6th में भी है, 7th में भी है। पीहू यही बैठ, तेरे को भी है 7th में पार्ट, ठीक है। तो पीहू तुम इधर आओ, तुम बैठो, तुमको डाइजेशन है यहाँ पे, बैठो क्या सुनती जाओ बस। नहीं, तुम्हें नहीं आता है, पता है। अभी यार मैं डायग्राम कंप्लीट करी थी, यहाँ पता नहीं उसने क्या बना दिया था, सलाइवरी ग्लैंड बनाई थी, और यहाँ पे लीवर अटकता हुआ बना दिया था, ऐसा लीवर। मैंने कहा तुम्हारी लीवर होगा ये, ठीक है। चलो आ जाओ, बैठो, क्या बैठो, प्लीज भाई दोस्ती कराएंगे, प्लीज बहुत इंटेलिजेंट है, नेशनल ज्योग्राफी प्लेयर है वो। हाँ चलो खैर आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो ये फिजिकल एंड केमिकल मेथड्स आर इन्वॉल्व इन डाइजेशन, ठीक है, बात समझ में आ रही है। फिजिकल मेथड च्यूइंग और ग्राइंडिंग हो गया, केमिकल मेथड भी आपको बताया, डिटेल में अब हम पढ़ेंगे। पर जो एक कॉमन मेथड होता है फॉर बोथ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड फॉर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो हम हाईएस्ट कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, इन दोनों में यही प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है, बात समझ में आई। द थर्ड प्रोसेस इज कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन, ठीक है। अब जो डाइजेस्टेड, अब फूड डाइजेस्ट हो गया केमिकल प्रोसेस के द्वारा, फूड पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो गया। डाइजेस्ट हो गया मतलब कॉम्प्लेक्स जो है वो ब्रेक डाउन हो गया, ठीक है। अब वो बॉडी, वो पूरी बॉडी को चाहिए टिप टू बॉटम, ठीक है। जैसे मेरे हेयर्स को प्रोटीन चाहिए, मेरे हेयर्स को प्रोटीन चाहिए, आंखों को रोशनी को विटामिन ए चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से मेरी पूरी जो आपकी हड्डियों को मेरे कैल्शियम चाहिए, मेरे नेल्स को कैल्शियम चाहिए, तो लाइक दैट। या कहीं से मेरे को कहीं रिपेयर होना है बॉडी में, वहाँ प्रोटीन चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से एनर्जी बढ़ा रही हूँ तुमको, तो मुझे कार्बोहाइड्रेट चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये जो है ये प्रोसेस जो है इंटेस्टाइन में आपका पूरा ये डाइजेशन होने के बाद ये फूड जो है वो ब्लड स्ट्रीम क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। बात आई समझ में कि ब्लड में, बिकॉज आवर कनेक्टेड टिश्यू इज व्हाट, विच इज आवर कनेक्टेड टिश्यू, ब्लड। वेरी गुड, ब्लड हमारा कनेक्टिव टिश्यू होता है। तो ब्लड के थ्रू, आपको पता है कि 9th में आप पढ़ चुके हो कि ब्लड के थ्रू आपके वेस्ट जो होते हैं वो बॉडी के बाहर जाते हैं, देखिए ना। एक्सक्रीशन जो है, फाइनली जो फिल्ट्रेशन होता है यूरिन का, जो फाइनली फिल्ट्रेशन होता है, तो दैट इज ऑल्सो डन थ्रू द ब्लड, बिकॉज इट इज ओनली द कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। और अपार्ट को इसी तरीके से जो एब्जॉर्प्शन भी होता है वो भी कैसे होता है, इंटेस्टाइन की वॉल से ब्लड जो है इस सारे न्यूट्रिशन को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। एंड दैट थर्ड प्रोसेस, दिस इज द थर्ड प्रोसेस विच इज कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन। वेरी गुड, विच इज कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन। यहाँ तक बात समझ में आई, आगे बढ़े। द फोर्थ वन प्रोसेस इज एसिमिलेशन। अब एसिमिलेशन प्रोसेस क्या होता है, एक बार ब्लड के थ्रू, अब ब्लड ने ले लिया, दैट यहाँ तक एब्जॉर्प्शन खत्म हो गया। अब ब्लड जैसे जैसे फ्लो करेगा तो न्यूट्रिएंट्स को अपनी बॉडी में पूरा घुमाएगा, और जिस पार्ट को जिस चीज़ की ज़रूरत होगी, मान लीजिए किसी को ऑपरेशन हुआ है, वहाँ रिपेयर की ज़रूरत है, वहाँ प्रोटीन काम करेगा, तो वहाँ पे प्रोटीन एब्जॉर्ब कर लेगा। जिस पार्ट को जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वो पार्ट क्या करेगा, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और उसको यूटिलाइज करेगा टू गेट एनर्जी, टू फॉर ग्रोथ, फॉर रिपेयर। उसका काम आपको अलग अलग है, मालूम है आपको, ठीक है ना। तो
जो वो सारी से आपका जो आयरन आप खाएंगे उससे आपका हीमोग्लोबिन बढ़ेगा। हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, जितना ज़्यादा हीमोग्लोबिन बढ़ेगा उतनी अच्छे से आपका ब्लड जो है फ्लो करेगा, उतने अच्छे से अगर आपका ब्लड फ्लो करेगा तो आपकी बॉडी से में न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर पहुंचेंगे, साथ साथ आपका जो एक्सक्रीशन प्रोसेस है वो भी प्रॉपर होता रहेगा। आपको इसके बाद एक चीज़ बताने के बाद एक बात और बताऊंगी। तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज एसिमिलेशन। ओके, द एब्जॉर्ब फूड that is utilized by the body, so that process is called as assimilation. Last जो process होता है that is called as egestion. Egestion क्या होता है? The process in which undigested food is taken from the body. That process is called as egestion. तो एक बात ध्यान रखना, excretion में egestion is completely different process. ठीक है, जो हम लोग टॉयलेट के लिए जाते हैं, ये यूरिनेशन के लिए जो हम जाते हैं, दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एक्सक्रीशन। ये ध्यान रखना, ठीक है बेटा। ये जो आप यूरिन पास करने जो जाते हो उसकी जो अर्ज होती है वो सारी चीज़ें भी आपको इसी चैप्टर में पढ़ना है। ये यूरिन पास करने आप बॉडी के बाहर करने जाते हो, दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एक्सक्रीशन। स्वेटिंग इज कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एक्सक्रीशन। ये सारे सेटिंग हो गई। आप जो कार्बन डाइऑक्साइड आप एक्सहेल करते हो, दैट ऑल्सो कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एक्सक्रीशन। लेकिन आप जो टॉयलेट जाते हो, दैट टॉयलेट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ डाइजेशन। ये भी एक क्वेश्चन है। यस, डाइजेशन दैट इज न्यूट्रिशन, ठीक है ना। जो आप पीसेस के फॉर्म में सेमी सॉलिड को जो बॉडी के बाहर निकालते हो, सो दैट कम्स अंडर, दैट इज द लास्ट प्रोसेस ऑफ योर न्यूट्रिशन। बात आई समझ में? क्योंकि बच्चों को क्या कंफ्यूजन होता है, वो सोचते हैं कि जो दोनों, जैसे आप जो पॉटी के लिए जाते हो और इसके यूरिनेशन के लिए जाते हो, तो बच्चे सोचते हैं कि बोथ कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ द सेम थिंग। नो डार्लिंग, दैट आर नॉट एट ऑल कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ सेम थिंग। स्वेटिंग, एक्सहेलेशन एंड यूरिनेशन, दैट 3 कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एक्सक्रीशन। ठीक है, और ये जो आप सेमी सॉलिड पीसेस जो आप बाहर निकालते हैं, बॉडी के इजेक्ट करते हैं, दैट इज द लास्ट प्रोसेस ऑफ योर न्यूट्रिशन। बात आगे समझ में? कंफ्यूजन तुम्हें था? ये कंफ्यूजन थोड़ा सा था ना कि आप बच्चों को ये होता है बेटा, हम भी अब आपके बराबर थे तो था कंफ्यूजन। हमें लगता था कि बॉडी से एक्सक्रीशन ही तो हो रहा है, मतलब एक्सक्रीशन में आप क्या डेफिनेशन लिखते हो, मैं भी लिखवाऊंगी वही चीज़, आप पढ़ोगे भी यही पढ़ोगे, विद द रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी। तो हमको लगता है कि हम वो भी जो बाहर करते हैं, जब हम पॉटी के लिए भी जाते हैं, दैट इज ऑल्सो वेस्ट ही बाहर निकालते हैं, तो दैट ऑल्सो कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एक्सक्रीशन। नो डार्लिंग, नॉट एट ऑल। दिस इज द जो आप पीसेस बाहर निकालते हो, जो आप टॉयलेट के लिए जाते हो, पॉटी के लिए जाते हो, दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ इजेशन। समझ में आया? ठीक है, चलो आगे बढ़े। तो क्योंकि आपको एनिमल्स का भी डिटेल में पढ़ना है, 10th क्लास में आ गए हो तो एनिमल्स का भी डिटेल में पढ़ना है, तो हम ये स्टार्ट विद द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। सच में बच्चे कितने अच्छे होते हैं। मेरी बेटी ने नारियल पानी यहाँ रख के गई, देख रही थी, मेरी अभी जस्ट क्लास करके हो गई थी, मेरी बड़ी वाली बेटी मेरी नारियल पानी रखती थी, तो भाई सीनियर 10th वो आगे खड़े हो गए, मुस्कुराती रहती मेरी दोनों बेटियाँ। चलो खैर हम आगे बढ़ते। इज दिस डायग्राम इज टोटली विजिबल टू यू? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तुम्हारा हेयर बैंड क्या कर रहा है? देखो ठीक है, समझ। ओ क्या लिखा है मैं बताती जाऊंगी, ठीक है। आगे बढ़े। चल अब यहाँ पे अगर हम देखें तो दिस इज द अमीबा। आपको पता है अमीबा शेपलेस होता है, ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि अमीबा का कोई भी शेप नहीं होता, दिस इज ऑल्सो अमीबा, ठीक है। एंड सम हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट ऑन होल बॉडी ऑफ अमीबा एंड दैट इज कॉल्ड एज स्यूडोपोडिया, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज स्यूडोपोडिया, ठीक है ना। स्यूडोपोडिया इसको मूवमेंट में भी हेल्प करता है, स्यूडोपोडिया। यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है। अब जहाँ पे भी फूड, अब ध्यान से सुनो, अभी एक क्वेश्चन मैं इन लोग को तैयार करा रही हूँ, बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है कि ये आपका रिप्रोडक्शन में 10th क्लास का क्वेश्चन है, अभी इसी चैप्टर का है कि रिप्रोडक्शन में कहाँ से स्टार्ट होता है अमीबा का रिप्रोडक्शन। खैर वो तो न्यूक्लियस से स्टार्ट होता है, वो तो बाद में पढ़ेंगे।
यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि फूड कैसे होता है, किस पार्ट से डाइजेस्ट करता है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ध्यान से सुनो, जहाँ पे फूड होता है, सपोज करो अभी यहाँ पे इसको फूड मिला, दिस इज फूड, ओके, दिस इज फूड, जहाँ पे भी इसको फूड मिलेगा वो वहीं से डाइजेशन स्टार्ट कर देगा। सपोज करो फूड इसका यहाँ पे मिला, जहाँ पे फूड मिला वहीं के सूडोपोडिया जो है मूव करके और इस तरीके का ग्रूव स्ट्रक्चर बनाते हैं। आई बात समझ में? मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है इसको कि यहाँ पे क्योंकि फूड था तो ये इस तरह का जो स्ट्रक्चर था वो इस तरीके के ग्रूव, दैट स्ट्रक्चर इज कन्वर्टेड। मैं फास्ट तो नहीं जा रही ना, ठीक है? सो दिस स्ट्रक्चर इज कन्वर्टेड इनटू दिस ग्रूव टाइप ऑफ स्ट्रक्चर लाइक दिस, ठीक है? और ये इस तरीके से इसको करेगा कि ग्रूव होके ना पूरा एक दूसरे से ये चिपक जाएंगे, ये वॉल टूटेगी, दिस वॉल ब्रेक डाउन एंड नाउ दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इंजेशन हेयर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इंजेशन, जो हमारे में होता है वही इनमें भी होता है। तो द फर्स्ट प्रोसेस इंजेशन इज हेयर कंप्लीटेड, ओके। फिर से समझा रही हूँ, जहाँ पे भी फूड आया वहाँ से ग्रूव डेवलप हुआ, और वो कौन से पार्ट से, तो वेयर एवर इट फाइंड्स द फूड, जहाँ पे भी फूड उसको मिलेगा वहाँ पे क्या करेगा, ये ग्रूव डेवलप करना शुरू कर देगा। और वो इस तरीके से डेवलप करेगा, ग्रूव विल डेवलप अंटिल अनलेस जो फूड जो है फूड उसके अंदर ना चला जाए। जैसे ही अंदर चला जाएगा दैट वॉल डिसॉल्व्स, इट एंटर्स इन द फूड। इसके बाद जो, क्योंकि आपको पता है सिंगल सेल है अमीबा, अमीबा के डायग्राम में तुम क्या बनाती हो, एक न्यूक्लियस बनाती हो और एक दो फूड वैक्यूल बना देती हो, राइट? तो यहाँ पे अब सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट बात फिर कॉम्पिटिटिव लेवल की बताने जा रही हूँ। जो फूड वैक्यूल आप अमीबा के डायग्राम में अभी तक कुछ भी ऐसा गोला बनाए थे, दैट फूड वैक्यूल इज टेम्परेरी स्टमक ऑफ अमीबा। इट इज द टेम्परेरी स्टमक ऑफ अमीबा। बात आई समझ में? कॉम्पिटिटिव लेवल का क्वेश्चन है, दैट इज द टेम्परेरी स्टमक ऑफ अमीबा, क्योंकि अमीबा के पास अपना कोई स्टमक नहीं होता है। ये जो फूड वैक्यूल मैंने खाली सा बनाया हुआ है, इसी तरीके के एक दो फूड वैक्यूल आप उसके डायग्राम में अमीबा के बनाते थे। क्या करते थे, अमीबा का डायग्राम ऐसे ऐसे बनाते थे, कुछ भी एक न्यूक्लियस डाल देते थे, एक फूड वैक्यूल डाल देते थे, बाकी साइटोप्लाज्म डाल देते थे, सीटोपोडिया बना देते थे और कहते डायग्राम इज कंप्लीटेड, ओके। तो दिस इज द डायग्राम ऑफ अमीबा। अमीबा इज शेपलेस, तुम खुद भी बना सकते हो, दैट इज द अमीबा, ठीक है? बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे दिस फूड नाउ एंटर्स इनटू द फूड वैक्यूल, और इसी में जो डाइजेस्टिव एंजाइम जो अमीबा में प्रेजेंट होते हैं, दैट वो उस फूड वैक्यूल के अंदर एंटर करते हैं, ठीक है? डाइजेस्टिव एंजाइम्स इस तरीके से किसी एक फूड वैक्यूल के अंदर एंटर करते हैं। अगर यहाँ से फूड एंटर करता तो वो इस वाले फूड वैक्यूल के अंदर पहुँचता, ठीक है? द सेम प्रोसेस यहाँ पे होती, ठीक है? यहाँ से फूड इसने एंटर किया तो ये वाला जो फूड वैक्यूल था, दैट फूड एंटर्स इनटू दिस फूड वैक्यूल, एंड यहाँ पे different enzymes, digestive enzymes are entering in this food vacuole to digest or to break down this food material, and this process is called as digestion. बात समझ में आई? अब बेटा डाइजेस्टिव एंजाइम्स और डाइजेस्टिव जूसेस की हेल्प से फूड डाइजेस्ट हो गया, और डाइजेस्ट होके ये क्या करेगा, अब ये मूवमेंट बाहर की तरफ होगा, क्योंकि यहाँ पे अब क्या होगा, जिस डाइजेस्टेड फूड का क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। डाइजेस्टेड फूड का क्या होगा, एब्जॉर्प्शन के बाद अमीबा को किसकी जरूरत पड़ती है, टू ग्रो और टू रिप्रोड्यूस, क्योंकि इनके पास बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम तो होता नहीं है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो आप देख लो यहाँ पे मैंने अमीबा क्या कर दिया, ग्रो कर दिया, अमीबा ग्रोथ, ठीक है? और जब अमीबा ने जो ग्रोथ के लिए अपना यूज किया, दैट इज ये न्यूक्लियस हो गया, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज, क्यों है कपड़ा कहाँ चला बेटा, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज एसिमिलेशन। बात समझ में आ रही है? दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज एसिमिलेशन, ठीक है? इसके बाद बस अब तो इसका लास्ट प्रोसेस होता है, दैट इज कॉल्ड एज, आपका अमीबा ग्रो हो गया। अब कहीं से भी ये अमीबा जो है, ये आपका अमीबा ने ग्रो कर लिया, फूड जो उसको मिला, अब कहीं से भी क्या करेगा, थोड़ी सी वॉल टूटेगी और इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये इसका न्यूक्लियस हो गया, ये वैक्यूल हो गए, और ये क्या हो जाएगा, कहीं से भी इजेशन हो जाएगा, एक पोर डेवलप होगा और इजेशन हो जाएगा, वापस से पोर ये बंद हो जाएगा। दिस इज द होल प्रोसेस फॉर द
डाइजेशन ऑफ अमीबा विच इज सिमिलर टू एनिमल्स ऑल्सो, जो कि बिल्कुल हमारे जैसा ही होता है। डायग्राम समझ में आया? तो जो हमने जो फर्स्ट टाइम में जो प्रोसेसेस पढ़े थे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रिलेट कर पाया। जो एक क्वेश्चन आपको बताया बस इसमें इतना सा, ये सारे प्रोसेसेस तो आपको ह्यूमन बीइंग में भी पढ़ोगे आप तो आपको अच्छे से लर्न हो जाएंगे। सिर्फ एक चीज़ जो आपको पढ़ने को है वो यहाँ पर यही चीज़ है कि एक तो ये पूछेंगे कहाँ से स्टार्ट होगा इसका डाइजेशन, क्योंकि रिप्रोडक्शन क्वेश्चन उन्होंने 2-3 बार रिपीट कर दिया है। तो रिप्रोडक्शन ऑफ अमीबा स्टार्ट फ्रॉम द न्यूक्लियस। अभी तुम जब पढ़ोगे तो आप खुद ही आंसर दे दोगी। एयर यहाँ पे वेयर एवर अमीबा फाइंड द फूड, डाइजेशन वहीं से स्टार्ट हो जाता है, वहीं से ग्रुप जो है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। आ रही बात समझ में? ठीक है ना? जहाँ पे भी उसको फूड दिखता है वहीं के सूडोपोडिया सेंसिटिव हो जाते हैं और वो इट स्टार्ट फॉर्मिंग ग्रुप लाइक दिस। ठीक है, इस तरह से ग्रुप बनाना क्या करते हैं, ग्रुप बना के फूड अंदर हो जाता है। देन डाइजेस्टिव एंजाइम्स इसको डाइजेस्ट कर लेते हैं। इसके बाद बॉडी इसको ये डाइजेस्टेड फूड जो है वो बाहर आया, बॉडी ने इसको एब्जॉर्ब किया, अमीबा ग्रो हो गया। ग्रो होने के बाद जो अनडाइजेस्टेड जो था वो कहीं से भी एक पोर ओपन होगा और जो है उसका जो पीसेस के फॉर्म में वो जो उसका जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो बाहर आ जाएगा। दैट इज कंप्लीट द लास्ट प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिजेशन। नाउ कंप्लीटेड। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे बढ़े? ठीक है, इसके नोट्स में आपको भेज दूंगी। ठीक है, सो द नेक्स्ट प्रोसेस जो है आपका, नेक्स्ट जो प्रोसेस है एक और अमीबा की तरह पैरामीशियम भी पूछा जाता है। ठीक है ना, अमीबा की तरह पैरामीशियम भी पूछा जाता है। आपके सिलेबस में दोनों शुड आई रख दिस। इसमें भी कुछ नहीं है। ठीक है, सेम वही प्रोसेस है, बस डायग्राम अलग अलग है। उसमें क्या होता है, चप्पल की तरह शेप होता है। हम अपने बच्चों को ये खा देते हैं और सीलिया होते हैं। हमारे इसमें सीलोपोडिया होता है और इसमें क्या होता है, सीलिया होते हैं। ठीक है ना, इसमें ये छोटे 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 ये स्ट्रक्चर्स होते हैं होल बॉडी में, एंड दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज बॉडी। स्ट्रक्चर क्या होते हैं, ये होते सीलिया। ये जो सीलिया होते हैं ये क्या होता है, सिंगल जी के आपका इसका न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, यहाँ पे इसका माउथ प्रेजेंट होता है, डिफाइन नहीं होता है, लेकिन जब यहाँ पे फूड कहीं इसको दिखता है सीलिया को, तो इस सीलिया से झाड़ू लगाती है, ऐसे हिलते हैं और हिल के फूड को यहाँ तक पहुँचा देते हैं। आगे बात समझ में? ठीक है, यहाँ पे जब भी इनको फूड दिखता है तो ये सीलिया क्या करते हैं, जो सीलिया होते हैं ये स्ट्रक्चर हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ये क्या करते हैं फूड को स्विप करके, और यहाँ पे इसका प्रेजेंट होता है माउथ। दिस इज माउथ, दिस इज योर न्यूक्लियस। ठीक है, ये हो गया आपका साइटोप्लाज्म, ये हो गया पैरामीशियम। ठीक है, ये भी क्या होता है, सिंगल सेल ही होता है ऑर्गेनिज्म। ठीक है ना, इसमें भी फर्स्ट प्रोसेस इग्निशन होता है, इसके बाद जैसे अमीबा में सारे प्रोसेस होते हैं, क्योंकि ये भी सिंगल सेल होता है। सो द प्रोसेस इज टोटली सेम। आप सिर्फ इनकी डेफिनेशन लिखने की, प्रोसेस इज टोटली सेम। अंतर दोनों में क्या था कि वहाँ पे जहाँ पर भी फूड मिलता था, द ग्रुप्स आर स्टार्टेड अपीयरिंग फ्रॉम दैट पॉइंट। ठीक है, जहाँ पे भी फूड होता था, लेकिन यहाँ पे इसका समथिंग माउथ जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट ओवर हेयर। तो जहाँ पे भी फूड मिलता है, बिकॉज पैरामीशियम इज वाटर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये पानी में पाया जाता है, गंदे पानी में पाया जाता है। तो जब इसको फूड इसका दिखता है, इसको समझ में आता है, जब सेंस करता है, सेंस ये जो सीलिया होते हैं दे आर सेंसरी इन नेचर। तो ये क्या करते हैं, हिल के उसको फूड को कहाँ पहुँचा देते हैं, टुवर्ड्स इज माउथ। माउथ में जैसे ही पहुँचा, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज इंजेशन। ठीक है ना, इसके बाद सेम चीज़ें होंगी। इसके लिए कोई अलग से ऑर्गेनिज्म नहीं होगा, क्योंकि उसके पास माउथ नहीं था, तो इसलिए वहाँ पे वो फूड वैक्यूल ने टेम्परेरी स्टमक की का जो जैसे हमारा जो स्टमक जो काम करता है उसके टेम्परेरी स्टमक ने किया, जो कि फूड वैक्यूल था। ठीक है, यहाँ पे सेम प्रोसेस, मतलब आपका जो इंजेशन हुआ, देन डाइजेशन हुआ, देन एब्जॉर्प्शन हुआ, देन एसिमिलेशन हुआ, डाइजेशन हुआ, दे आर होल टेक्स प्लेस लाइक सेम एज अमीबा। तो यहाँ हमने देखा
न्यूट्रिशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। हालांकि एक और 12th में वो तो यूग्लिना का भी है। यूग्लिना में एक ऐसा फ्लैजेला होता है, सब पढ़ा देंगे, यूग्लिना ऐसा होता है, ये ऐसा बाल जैसा फ्लैजेला, वो इसकी हेल्प से फूड को कैच करता है। खैर वो तुमको नहीं, वो 12th को है। तो यहाँ तक बात समझ में आई? तुमको आपको सिर्फ मेन तो अमीबा का है, थोड़ा सा पैरामीशियम के बारे में इंट्रोडक्शन है, क्योंकि दोनों ही सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। द प्रोसेस इज सेम, ओनली द ऑर्गन्स विच इन्वॉल्व इज थोड़ा सा डिफरेंट। उसमें इसमें माउथ थोड़ा सा प्रोमिनेंट प्रेजेंट होता है पैरामीशियम में, जबकि उसमें आपका जहाँ फूड प्रेजेंट होता है वहीं से ग्लू डेवलप होना शुरू हो जाता है। ओके, यहाँ तक कोई भी दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम आई आपको? यहाँ तक सारे प्रोसेस समझ में आए? आगे की तरफ बढ़े फिर भी नहीं? चलो अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। किसी देखो हट्टे कट्टे आदमी का है ये, है ना? ये आप तो होनी मेरा हो सकता है, हाँ मेरा हो सकता है कि मैं उतर के आ गई यहाँ पे, है ना? बस थ्रेडिंग नहीं बनवाई है मैंने यहाँ पे। चलो खैर हम आगे बढ़ते हैं। तो हमको जो एज यू नो दैट वी आर द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी वी आर द हाईएस्ट क्लास ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो हमारे में डिफरेंट ऑर्गन्स आर इन्वॉल्व। अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है 2 मार्क का या 1 मार्क का, सिर्फ ऑर्गन्स पूछ लेते हैं, ठीक है? कि व्हाट आर द ऑर्गन्स विच इन्वॉल्व इन द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। वो इतने बदमाश है, वो ह्यूमन भी नहीं बोलेंगे, ठीक है ना? लेकिन क्योंकि आपके सिलेबस में ल्यूमिनेंट्स वगैरह का नहीं है, गाय वाय का नहीं है, आपको सिर्फ ह्यूमन ही है, ठीक है ना? आपको बल्कि ठीक है, लेकिन आपको ह्यूमन का ही सारा कुछ पढ़ना है, तो वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोल देंगे। अब वो आपको समझना है कि भाई मल्टी सेलुलर में आपको 8th में तो और 7th में तो आपको गाय का था, ल्यूमिनेंट्स का था, पर आपको तो अभी है ही नहीं, तो आपको अपना ही बताना है। सिर्फ ऑर्गन्स पूछ लेते हैं, ठीक है? तो अगर हम ऑर्गन्स स्टार्ट करें तो वेरियस ऑर्गन्स इन द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज स्टार्टेड फ्रॉम माउथ। ठीक है, माउथ, ये आपका माउथ है। देन टंग, ठीक है? टंग के बाद क्या है, क्या लिखा है, पढ़ो। यस, ठीक है। ईसोफेगस का एक और नाम क्या होता है? हाँ, वेरी गुड। तो ईसोफेगस और फूड पाइप, ठीक है? इसके बाद के जो ऑर्गन्स है वो डायफ्राम के, ठीक है ना? जो आपका स्केलेटल सिस्टम में डायफ्राम होता है उसके नीचे प्रेजेंट है, तो दिस इज योर डायफ्राम, ठीक है? इसके बाद एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, दैट ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज योर लीवर, ठीक है? इसके बाद ह्यूमन में समवॉट जे जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, एंड दिस जे टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, दिस जे टाइप ऑफ स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज स्टमक, ठीक है? स्टमक से लीवर के अंदर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, गॉल ब्लैडर कहते हैं, ठीक है? गॉल ब्लैडर से जो पाइप, दिस पाइप इज ओozes आउट एंड दैट पाइप इज कॉल्ड एज बाइल डक्ट, ठीक है? इसका काम क्या होता है बाइल डक्ट का, टू स्टोर बाइल, ठीक है? पित्त जिसे हम हिंदी में पढ़ाते हैं बच्चों को तो पित्त बोलते हैं। तो इसका काम क्या होता है कि ये जो होता है बाइल डक्ट होता है, इट स्टोर्स बाइल, ठीक है? जो कि फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है। प्लस स्टमक के नीचे एक लीफ लाइक पत्ती का जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, एंड दैट लीफ लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज पैनक्रियाज, ठीक है? ये जो आपके स्टमक की जो वॉल है, जो स्टमक की वॉल है, ये एंड होगी टुवर्ड्स द लार्ज इंटेस्टाइन, टुवर्ड्स द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन की एक एंड में, यहाँ देखो थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझ लो, सब कुछ बुक में और नेट पे सब कुछ दिया है, बस समझ लो बेटा। लार्ज इंटेस्टाइन की एक एंड में एक स्ट्रक्चर पतला सा, एक पाइप नुमा स्ट्रक्चर छोटा सा प्रेजेंट है, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज अपेंडिक्स, ठीक है? और ये अपेंडिक्स भी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम का, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, कई तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं। एक तो ये कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का जो वेस्टिजियल ऑर्गन है वो कौन सा है, ठीक है? तो दैट इज अपेंडिक्स। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि कैसे ये प्रूव होता है कि हम जो है कभी
पूर्णतः हर्बीवोरस एनिमल से इसलिए प्रेजेंट होता है क्योंकि अपेंडिक्स जो होता है इट कंटेन की वो था, अब वेस्टिजियल ऑर्गन में कन्वर्ट हो गया, लेकिन इनिशियली ये जो था ये रूमिनेंट्स में प्रेजेंट होता है। अपेंडिक्स लार्ज साइज में प्रेजेंट होता है जिसमें वो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि ग्रीन जो होता है, ग्रीन जो आपकी लीफी वेजिटेबल्स होते हैं, घास होते हैं, उसको पचाने के काम में आता है। ठीक है, वो वाले एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन हमारे में अब वो एंजाइम्स प्रेजेंट नहीं है। अगर तुम लगातार पालक खूब सारी घास में लगातार तुम भारी भाजी ही खा रही हो तो सारा आपके में डाइजेस्ट नॉट एट ऑल नहीं होगा। आपको आयरन के साथ कुछ एसिड लेना पड़ेगा कि वो उसको डाइजेस्ट कर सके, क्योंकि आपके पास एंजाइम्स प्रेजेंट नहीं है कि जो उसको डाइजेस्ट कर सके। तो अभी जो है तो वेस्टिजियल ऑर्गन क्या है, अपेंडिक्स। ठीक है, और ये जो अपेंडिक्स का ऑपरेशन भी क्यों होता है, क्योंकि ये जो फूड जो पूरा मूव करता है ना, समटाइम्स यहाँ पे फंसता चला जाता है फूड, अब इसका कोई यूज तो है नहीं, तो यहाँ पे फर्स्ट से सड़ जाता है और स्वेलन हो जाता है। इसलिए अचानक से जब पेट दर्द बहुत तेजी से होता है तो डॉक्टर सीधे क्या करते हैं, ऑपरेट करके इसको बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में अब इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इस तरह जो इसका जो राइट हैंड तरफ अपेंडिक्स रहता है और लार्ज इंटेस्टाइन जो कंप्लीट होता है, तो यहाँ पे एक थैली जैसा सैक लाइक स्ट्रक्चर, हिंदी में भी पढ़ाती है बेटा, तो हम लोग थैलीनुमा संरचना बोलते हैं। तो इट इज थैलीनुमा संरचना, हाँ, तो इट इज अ सैक लाइक स्ट्रक्चर एंड दैट सैक लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज रेक्टम। इसे क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज रेक्टम। रेक्टम एंड होता है एनस में, जहाँ से आप अपने फीसेस को बॉडी के बाहर करते हो। तो दिस इज द कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर है, जो कि आपको बनाना या तो बनाना आएगा, या फिर इसको मैं आपको लेबलिंग आ जाएगी कि इनके पार्ट्स बताइए, या फिर अभी बहुत क्वेश्चन से बच्चों को करवा रही हूँ, करवाना पड़ रहा है इधर रिप्रोडक्शन वाले में, कि वो क्या कर देंगे, इसको ए, बी और सी पार्ट दे देंगे। आपको बताना पड़ेगा कि इसमें ए पार्ट कौन सा है, इसमें बी पार्ट कौन सा है और इसमें सी पार्ट कौन सा है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। इस लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर लॉन्ग कॉइल्ड स्ट्रक्चर अराउंड, ये तो इसको लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं, पर ये 10 मीटर ही लंबी होती है, लेकिन जो स्मॉल इंटेस्टाइन अराउंड 25 मीटर लंबी हाईली कॉइल्ड एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, एंड दैट स्ट्रक्चर इज स्मॉल इंटेस्टाइन। द मेन जो एरिया है जहाँ आपका फूड जो है वो डाइजेस्ट होता है, इट इज इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। बात आई समझ में? बात आई समझ में? अपार्ट फ्रॉम दिस तो मेन डाइजेस्टिव सिस्टम ये है, लेकिन अगर आपको पता है सलाइवरी ग्लैंड जो है एंजाइम सलाइवरी अमाइलेज को सिक्रीट करती है। ठीक है, पेनक्रियाज भी है आपका, वो भी आपका ये थायरॉक्सिन को सिक्रीट करता है, जो आयोडीन को, जब बॉडी में जो आयोडीन होता है उसको, और बॉडी की जो शुगर होती है, देखिए ना, पेनक्रियाज इस एंजाइम को थायरॉक्सिन को जो सिक्रीट करती है, तो जो आपका थी वो जो थायराइड करती है पेनक्रियाज, हाँ पेनक्रियाटिक जूस, सॉरी पेनक्रियाटिक जूस को जो सिक्रीट करती है। तो ये जो होते हैं सलाइवरी ग्लैंड और जो आपका पेनक्रियाज होता है ये, और जो आपका लीवर होता है, ये डायरेक्ट ऑर्गन्स नहीं होते। ठीक है ना, डायरेक्ट जो कनेक्शन होता है ईसोफेगस, देन स्टमक, देन लार्ज इंटेस्टाइन, या स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड सबऑर्डिनेट ऑर्गन आर योर लीवर एंड योर सलाइवरी ग्लैंड एंड योर पेनक्रियाज। दिस इज द होल डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो कि आपके सिलेबस में है, और इसको पूरे को क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड एज एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, इस पूरे को क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। तो जो क्वेश्चन आपको आ सकता है वो ये भी आ सकता है कि पूरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ह्यूमन का, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो क्या कहलाता है, या ड्रॉ द डायग्राम ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। 5 मार्क के क्वेश्चन में ये पूछ लिया जा सकता है। बायोलॉजी में डायग्राम खूब अच्छे से बनाना करना, कलर अपना जो है वहाँ तो खैर ब्लू पेन आपको अलाउ है, बट यू कैन यूज पेंसिल, तो उनको यूज़ करके आप बनाइएगा डायग्राम, बिकॉज डायग्राम जो इतने डायग्राम बनाओगी, इतना तो ध्यान रखो, मैं डायग्राम मुझे चाहिए, अभी भी तुम्हारी आपकी कॉपी में डायग्राम चाहिए, इसका पूरा डायग्राम आप मुझे बना के देंगी। एक सेकंड होमवर्क में आप मुझे वो लीफ का जो डायग्राम था जो मैंने आपको बोर्ड पे बना के दिखाया था, थोड़ा नहीं समझाया था आपको, पैलिसेड फर्स्ट लेयर अपर लेयर थी, देन पैलिसेड लेयर थी, देन लोअर लेयर थी, बीच में एयर गैप थे, दैट डायग्राम ऑल्सो आप अपने हाथों से बनाएंगी, बिकॉज डायग्राम बायो में आता है। केमिस्ट्री में मार्क्स चाहिए तो रिएक्शन याद करो, बायोलॉजी में मार्क्स चाहिए तो डायग्राम याद करो, पूरा मार्क्स तो डायग्राम ही खा लेगा तुम्हारा नहीं तो। ठीक है, कितना भी अच्छा लिख के आ जाओगी, लेकिन तुम्हें 5 में से 3 मार्क्स ही मिलेंगे। और अगर तुमने लास्ट में टाइम कम बचा, सिर्फ ये डायग्राम बना के और इस तरीके से भी अगर आप इनका वर्क लिख के आ गए, देन यू गेट द फुल मार्क्स।
ठीक है। इनका सिर्फ आप फंक्शंस लिख के आ गए, इसको आपने कही अभी शॉर्ट फॉर्म में बता दूँ कि अगर समय कम हो तो क्या करना है, कि हमारे पास बहुत टाइम है, रिवाइज करवाऊंगी दोबारा कि भाई बिल्कुल ही अगर समय नहीं बच रहा, हालांकि ऐसा होगा ही नहीं, इतने बार शिवानी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको पेपर देने की इतने बार साइंस का मेरे पास बहुत मटीरियल है, बिकॉज मैंने कहा ना कि मुझे क्रेविंग है साइंस के अपने सब्जेक्ट के मटीरियल को लेने की, तो बहुत मटीरियल है, मैं पेपर सॉल्व कर लूँगी, क्योंकि कोई भी पेपर आएगा तो आपको मिलेगा कि क्वेश्चन आपने किया हुआ है पहले। खैर हम आगे बढ़ते हैं। तो ये डायग्राम आपको समझ में आ गया, इंपॉर्टेंट है, आपको बनाना है ना। एंड जब क्वेश्चन आएगा वो कैसा आएगा आपका, एलिमेंट्री, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ योर एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। फ्यूज में भी एलिमेंट्री कैनाल का डायग्राम पूरा बनाना है, तो तुम अभी जो पता है एंड हमें अभी नहीं सुना, अभी दीदी को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, पेले पेले करती आगे। चलो खैर आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देखेंगे वन बाय वन, ठीक है, नाउ द वन बाय वन। तो शिवाली फर्स्ट प्रोसेस क्या होगा इसमें, व्हाट इज द फर्स्ट प्रोसेस, इंजेक्शन। व्हाट इज इंजेक्शन, Injection is the process of taking in food by organism. थ्रू माउथ, है ना। हम इंजेक्शन कहाँ से करते हैं, थ्रू आर माउथ, है ना। जैसे आपने माउथ से फूड लिया विद द हेल्प ऑफ योर हैंड, हेयर इंजेक्शन स्टॉप्स, ठीक है। हैंड स्पून जो भी है, फूड किसी भी तरह से किसी भी तरह से आपके हाथ में मुंह के अंदर गया, माउथ के अंदर गया, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज इंजेक्शन, ठीक है। तुम्हारी कोई मजा आता है जानती है ना, मजे लेके पढ़ाती है ना। चलो खैर आगे बढ़ते हैं, तुम्हें पढ़ाना है दीदी को, चलो क्या बताऊंगी, तुमने दोस्ती नहीं की, पीछे से हंसती रहती बस। चल वो पता 9th के आंसर देने लगी, 10th के आंसर, हर बैच में बैठे आती है, घूमती रहती है, इसको बड़ा मजा आता है मेरे आसपास, और हर बैच के आंसर देती बैठी बैठी बड़ी खुश होती है। चलो खैर आगे बढ़ते हैं ना। अच्छा अब एक चीज़ का ध्यान रखो कि जो आपका सलाइवा, यहाँ पे जो आपका फूड होता है वो मिक्स होता है, लेकिन वो प्रोसेस आ जाता है डाइजेशन, ठीक है। इंजेक्शन तक जो प्रोसेस आएगा, सिर्फ फूड आपने माउथ से हैंड के थ्रू अंदर किया, दैट इज कॉल्ड एज इंजेक्शन। नाउ द सेकेंड प्रोसेस एज द अदर, सब में जैसा हो रहा था वैसे ही सेकेंड प्रोसेस इसमें भी होता है, ह्यूमन बीइंग में भी होता है, दैट इज कॉल्ड एज डाइजेशन, ठीक है। बात समझ में आ रही है। डाइजेशन में जो आपका माउथ होता है, माउथ का एक और नाम क्या होता है बेटू, आंसर आ गया पीछे से, देखो क्या होता है बताओ, ये सुन लिया था, यस। सो जो अंदर जो इसको एक और नाम होता है बकल कैविटी। आपको पता है बकल कैविटी में क्या प्रेजेंट होते हैं, टीथ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इन टीथ की हेल्प से एक तो टीथ प्रेजेंट होता है, दूसरा क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पे पीछे तरफ, माउथ के पीछे तरफ, यहाँ पे हमारी कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट होती है, सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है। सलाइवरी ग्लैंड क्या करती है, फूड को मॉइस्ट करती है सबसे पहले, ताकि आसानी से फूड जो है वो फूड पाइप के थ्रू हमारी अंदर जो पूरा एलिमेंट्री कैनाल में एंटर कर जाए, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका सलाइवा का एक काम तो ये होता है कि पूरा फूड को पूरा इंटरमिक्स करना, लेकिन आप च्यू करते हो तो आप क्या करते हो, इसीलिए कहते हैं कि फूड को अच्छे से च्यू करो, ताकि सलाइवरी ग्लैंड जो है वो जो एंजाइम जो सिक्रीट करती है, दैट एंजाइम इज सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है। उस एंजाइम को क्या क्या नाम होता है, उस एंजाइम का नोट्स में आपको दे दूंगी। तो उस एंजाइम्स का नाम होता है, दैट एंजाइम इज कॉल्ड एज सलाइवरी अमाइलेज। ये जो सलाइवरी अमाइलेज जो एंजाइम होता है बेटा, ये किसको डाइजेस्ट करता है, स्टार्च को, ठीक है। जो आप कॉम्प्लेक्स फूड लेते हो, ठीक है, ये सलाइवरी जो ग्लैंड होती है सलाइवा को प्रोड्यूस करती है। सलाइवा का पहला काम होता है कि फूड को क्या करना, टंग की हेल्प से, टंग क्या करती है, टंग भी पूरे टाइम हिलती, टंग क्या करती है, मिक्स टंग और सलाइवा की हेल्प से फूड जो होता है वो अंदर वो बोलस बनाता है, उसको बोलस बोलते हैं। तुम अंदर लेते हो ना, दैट पार्ट इज कॉल्ड एज बोलस। हालांकि बोलस हम 12th में पढ़ाते हैं बच्चों को, तो वो बोलस कहलाता है। अभी 10th में आपको ये वर्ड यूज़ नहीं किया गया, बट क्योंकि आ गया याद तो बोल ही रही हूँ, तो बोलस बन जाता है। तो बोलस कैसे बनता है, वो आपका जो फूड सलाइवा से मिलके, ठीक है, वो सलाइवरी अमाइलेज। इसीलिए अगर किसी को बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो रही होती है, फिर भी कहते हैं इसको कुछ देते चलो, क्योंकि जैसे ही आपने स्टार्च को जबान पे रखा, आप देखते थे, एग्जाम्पल बताती हूँ, आप दूध लेते हो, छोटा बच्चा दूध लेता है, और दूध जैसे ही आपने लिया और किसी को अगर वॉमिट हो गया तो भी फटा दूध निकलता है, किसी छोटे बेबी को नहीं देखा,
उल्टी। अच्छा, किसी को भी अगर मम्मी से पूछना, जैसे ही अगर आप मिल्क लेते हो ना बेटा, तो उसका एग्जाम्पल तुरंत अगर मिल्क अगर वोमिट हुआ तो भी आपको फटा हुआ दूध वोमिट होता है। क्यों? क्योंकि मिल्क में जो स्टार्च, जो लैक्टोज, जो शुगर जो प्रेजेंट होती वो ऑलरेडी डाइजेस्ट आपके माउथ से हो जाती है, इसलिए आपको एनर्जी मिल जाती है। इसीलिए डॉक्टर बोलते हैं कि उल्टी हो रही है, होने दो, लेकिन उनको खाने को दो, क्योंकि खाएंगे तो उनकी बॉडी में क्या होगा, वो चीज़ें जो है न्यूट्रिएंट्स वो पहुँचते जाएंगे, भले ही वो उल्टी कर रहा हो, क्योंकि वो जो वोमिट कर रहा है लेकिन कुछ पार्ट उसके माउथ से, अब जैसे हमने तक लिया है उसको अंदर डाला है, इतने में ही स्टार्च एब्जॉर्ब हो गया है एंड किसकी हेल्प से हो गया है, जो आपका सलाइवरी अमाइलेज है। ठीक है, आपके 10th में वेटेड फूड दिया है, पर जो गीला फूड, जो वेटेड फूड होता है, दैट इज कॉल्ड एज बोलस। यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है, ये एंजाइम का नाम कौन सा है? सलाइवरी अमाइलेज। जो स्टार्च जो है, जो शुगर जो है आपके फूड में जो प्रेजेंट, आपने चपाती खाई जिसमें स्टार्च प्रेजेंट होता है, चावल में स्टार्च प्रेजेंट होता है, आलू में स्टार्च प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, ब्रेड में स्टार्च प्रेजेंट होता है। ये सब चीज़ें आपने जब खाई तो आपके फूड को यहीं से, आपके माउथ से डाइजेस्ट होना ये स्टार्ट हो गया, और ये जो बोलस बन के टंग की हेल्प से और सलाइवा की हेल्प से ये बोलस फूड जो है वो नीचे पहुंचा। अगला क्वेश्चन बोर्ड का ये रहा आपके सामने, पूरी बॉडी में, पूरे एलिमेंट्री कैनाल में जो फूड मूव करता है वो एक मूवमेंट कहलाता है। दैट मूवमेंट इज कॉल्ड एज यस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। वो मूवमेंट क्या होता है? लाइक ऐसे कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। तो यहाँ से ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फूड यहाँ पे पहुँचा, ठीक है, और रिलैक्स हो गया, फिर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होगा, फूड यहाँ पे पहुँचा। इस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से पूरा एलिमेंट्री कैनाल में जो फूड मूव करता है, इट इज थ्रू द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। यहाँ तक बात समझ में आई? और इसी मूवमेंट को हम कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ओके, एंड दिस मूवमेंट इज रन, पूरे बिलाए यहाँ सब जगह वही होता है, ठीक है, पूरा जो फूड मूव करता है वो इसी तरीके से करता है। तो अब यहाँ से टंग की हेल्प से फूड को, वेटेड फूड को या बोलस को आपने क्या किया? हाँ, ये देखो, टंग की हेल्प से ये बोलस को आपने क्या किया? ये फूड अंदर किया। यहाँ पे क्या हुआ? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हुआ। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होने के बाद, ठीक है, जब पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होने के बाद जो फूड पाइप के थ्रू, फूड पाइप के जो मसल्स है, अच्छा हाँ, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कौन करती है? फूड पाइप की जो मसल्स है वो रिलैक्स होती है और कॉन्ट्रैक्ट होती है। फूड को क्या करती है? ऐसे पुश करती है टुवर्ड्स दिस जे शेप स्ट्रक्चर, एंड दिस जे शेप स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज स्टमक। बात आई समझ में? ठीक है, तो अब फूड कहाँ पहुँचा? स्टमक तक पहुँचा, और स्टमक तक जो फूड पहुँचा वो कैसा है बेटा? वो सेमी सॉलिड फूड है। ठीक है, आपने जो च्यू किया था तो आपने पूरी तरीके से उसको चर्न तो नहीं किया था, थोड़ा थोड़ा। वो सेमी सॉलिड जो बोलस है वो अब तक कहाँ पहुँचा? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से कहाँ पहुँचा? स्टमक में पहुँच गया। स्टमक क्या है? इट इज द जे शेप, ठीक है ना, ये जो है आपका जे शेप स्ट्रक्चर है, ये गैस्ट्रिक जूस लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंजाइम, पेप्सिन और म्यूकस को रिलीज करता है। किस किस को करता है? पेप्सिन, एंजाइम, पेप्सिन, ठीक है, म्यूकस और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहाँ पे भी बोर्ड का क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये तीन जो है, इन तीनों को क्या करता है? ये तीन जो है इसमें किया, ये कैसे पहुँचता है? तीन, इनमें ट्यूबुलर ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। ये जो ग्लैंड्स होती हैं ये स्टमक की वॉल में प्रेजेंट होती हैं, और ये सिक्रीट करती हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या इसको इकट्ठा बोलते हैं। एक चीज़ और, इकट्ठा इनको गैस्ट्रिक जूस कहा जाता है, ठीक है। दे ऑल टुगेदर मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस एंड पेप्सिन, ठीक है। तो व्हाट इज, अब बोर्ड का क्वेश्चन, व्हाट आर दी कंस्टिट्यूएंट ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस, ठीक है, बात समझ में आ रही है। फिर बोर्ड का क्वेश्चन प्लीज लिख लिया करो, क्योंकि भूल जाती, मैं भी जब पढ़ाती हूँ ना, हर बार हर क्वेश्चन मुझे भी हो सकता है रिवाइज करवाओ तो कई क्वेश्चन भूल जाओ, तो पढ़ाते पढ़ाते माइंड में आता जाता है। So what is gastric juice? The gastric juice contains three substances, that is hydrochloric acid, the enzyme pepsin and the mucus, ठीक है, बात समझ में आई। अब अगला क्वेश्चन बोर्ड का 1 मार्क का क्वेश्चन की हाइड्रोक्लोरिक जो आपका गैस्ट्रिक जूस रहता है ये किस नेचर का होता है? So it is acidic in nature। फिर अगला क्वेश्चन, why gastric juice is acidic in nature? Because it contains hydrochloric acid, which is an acid. Due to the presence of hydrochloric acid, digestive
जूस और गैस्ट्रिक जूस जो है वो दैट इज एसिडिक इन नेचर। यहाँ तक बात समझ में आई? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़ते हैं। अब जो एंजाइम पेप्सिन होता है वो यहाँ से प्रोटीन को डाइजेस्ट करना शुरू करता है टू फॉर्म स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, यहाँ से क्या होता है, प्रोटीन जो होता है वो डाइजेस्ट होना शुरू होता है। तो देखो स्टार्च कहाँ से डाइजेस्ट होना शुरू किया था? माउथ से। प्रोटीन कहाँ से डाइजेस्ट होना, ये नीट के क्वेश्चन है, प्रोटीन कहाँ से डाइजेस्ट होना शुरू किया? स्टमक से। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्टार्ट फ्रॉम द स्टमक। इससे पहले प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं हुआ, इट स्टार्ट फ्रॉम द स्टमक। ठीक है, कौन से किसने इसको डाइजेस्ट करना शुरू किया? इट इज अ एंजाइम विच इज कॉल्ड एज पेप्सिन। यस, वेरी गुड। एक एंजाइम होता है जो कि पेप्सिन होता है, ठीक है ना, वो क्या करता है, वो जो पेप्सिन होता है वो क्या करता है, वो इसको डाइजेस्ट करने में, प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन एक और पूछा जाता है आपका कि जो यहाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज क्या होता है, फंक्शंस क्या होते हैं। तो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, एक तो इसका फंक्शन इम्पोर्टेंट ये होता है बेटा कि जो ये न्यूट्रिएंट्स जो आपने फूड लिया है, अगर उसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, ठीक है, तो वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बिकॉज एसिडिक मीडियम का होता है, वो उस गंदी चीज़ को, कई बार सब्जियां हम बिना धोए खा लेते, फल लोगों की आदत होती है, जो सड़क पे खुले फल खाते हैं तो उठा के सीधे पेट के अंदर डाल लेते हैं, तो दैट इज द कंटेन्स द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो वो जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो क्या कर लेता है, वो हाइड्रोक्लोरिक। हाँ, तीसरा क्वेश्चन इसमें जो अभी तक का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अब बोलने जा रही हूँ, ध्यान से सुनो। एसिड आपको पता है कि वो किसी भी अंग को जला सकता है। यही हाइड्रोक्लोरिक एसिड आप किसी के चेहरे पे डाल दो तो उसका चेहरा जल जाएगा। ठीक है, जो एसिड अटैक होता है वो दो ही एसिड से होता है, एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, और एक नाइट्रिक एसिड। तो इन्हीं तीनों एसिड से जो एसिड अटैक लोगों के जो फेसेस पे लोग करते हैं वो इन्हीं एसिड से करते हैं। यही एसिड हमारी बॉडी में स्टमक में प्रेजेंट होता है, बट ये हमें नुकसान क्यों नहीं पहुंचाता है, बिकॉज द म्यूकस जो प्रेजेंट होता है, इसका म्यूकस का काम क्या होता है, वो एक लाइनिंग बनाता है। यस, वो एक लाइनिंग बना देता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ की जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो प्रेजेंट होता है इन द स्टमक, दैट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज वेरी डाइल्यूटेड इन नेचर। ठीक है, वो क्या होता है, डाइल्यूट इन नेचर का होता है। अगर और दूसरी चीज़ें, अगर म्यूकस सिक्रीट ना हो तो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से आपकी जो लाइनिंग हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, वो अल्सर हो जाएगा। इसीलिए जिसको पानी जो लोग कम पीते हैं और बहुत ज़्यादा ये वाला फूड खाते हैं, ये जो आपके मिर्च मसाले खाते हैं, तो वो अपने आप ही वो एसिड बनाता है ब्रेक डाउन होने के बाद। जो अल्सर की जो प्रॉब्लम होती है लोगों को, वो यही प्रॉब्लम होती है, ठीक है, कि वॉल खराब हो जाती है और इसी वॉल पे क्या होता है, तो ये बड़े बड़े फफोले पड़ जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अल्सर। सुना ना, तो अल्सर हो गया, अल्सर का ऑपरेशन हुआ, तो दैट इज द अल्सर। तो अगर बॉडी में प्रॉपर म्यूकस सिक्रीट नहीं होगा, अगर स्टमक में प्रॉपर म्यूकस सिक्रीट नहीं होगा, तो लाइनिंग जो है आपकी वो जो होगी वो प्रोटेक्ट नहीं हो पाएंगे स्टमक की, तो इट लीड्स टू द अल्सर। बात समझ में आई? यहाँ तक कोई दिक्कत? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का वर्क समझ में आया? ये पार्शियल डाइजेशन में भी हेल्प करता है। पहली चीज़ ये पार्शियल डाइजेशन में हेल्प करता है। दूसरा इसका वर्क होता है कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द फूड, अगर फूड में किसी भी तरह से, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो हमारे चारों तरफ, तो कहीं ना कहीं वो अंदर जाते ही हैं, सो दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके खाने, इसीलिए कहते हैं खाना बना के 1 या 1.5 घंटे के अंदर खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि अगर आप उसको बना के 3, 4, 5, 7 घंटे, क्योंकि हमें आजकल हम भी सर्विस वाले हैं तो हमें करना ही पड़ता है, सुबह खाना बनाते शाम खाते हैं, लेकिन उसको फिर प्रॉपर टेक केयर करके बहुत पुराना खाना नहीं खाना चाहिए, बिकॉज इट कंटेन्स द माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आपके अंदर पहुंच जाते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे बढ़े? ठीक है, अब इसके बाद जो यहाँ से जो फूड आपका मूव करता है स्टमक से कहाँ जाता है, फूड टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, फूड स्टमक से कहाँ मूव करता है, टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड मूव करता है और द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड देन गोज फ्रॉम स्टमक टू स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये किसके थ्रू करता है, यहाँ पे एक मसल प्रेजेंट होती है, दैट मसल इज कॉल्ड एज स्फिंक्टर मसल। दैट मसल इज कॉल्ड एज ठीक
ठीक है। तो इस मसल की हेल्प से वही मूवमेंट सारा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ही चल रहा है, बस मसल है ये। तो स्फिंक्टर मसल की हेल्प से ये फूड कहाँ पहुँचेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँचेगा। यहाँ तक बात समझ में आई? अब स्मॉल इंटेस्टाइन में पार्शियली डाइजेस्टेड फूड, ठीक है, कुछ क्योंकि आपका प्रोटीन यहाँ पे डाइजेस्ट हो चुका है पर सारा नहीं। स्टार्च भी यहाँ पूरा डाइजेस्ट नहीं होता है कि फूड को हम जितनी देर मुंह में रखेंगे उतनी देर डाइजेस्ट होगा, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि फूड को आप ज़्यादा देर चबाइए, च्यू करिए ताकि प्रॉपर डाइजेशन हो पाए। अगर देखिए यहाँ पे वो चीज़ें प्रेजेंट नहीं, यहाँ पे भी चर्निंग ऑफ फूड होता है, ठीक है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी चर्निंग ऑफ फूड होता है, लेकिन अगर आप उसको प्रॉपर उतना उनके पास उतना चर्न नहीं हो पाता था। इसीलिए क्यों ऐसा होता है कि हमें क्यों ज़रूरत पड़ती, ध्यान से सुनो आप लोग, हम लोग जैसे मैं हो गई, आप हो गए, हमें हमारे पास फूड की कमी नहीं है, आप जो चाहे खा सकते हो बाय गॉड ग्रेस, राइट। इवन तो आप देखते हो कि अच्छे अच्छे घरों के बच्चे होते हैं, उनके बॉडी में लैक ऑफ प्रोटीन होता है, लैक ऑफ ये आपका कार्बोहाइड्रेट होता है, उनका हीमोग्लोबिन कम होता है। द रीज़न इज व्हाट, एक तो फास्ट फूड, क्योंकि उसमें ये सब चीज़ें होती ही नहीं है, ठीक है ना, सिर्फ आपका बैड फैट होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता, ना प्रोटीन्स होता है, कुछ नहीं होता है। इवन तो अगर आप ये भी खा रहे हैं और अगर आपने मतलब अगर आप हेल्दी फूड भी ले रहे हैं, लेकिन अगर आपने उसको प्रॉपर च्यू नहीं किया तो वो एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है। जब एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है फूड का, न्यूट्रिएंट्स का, तो क्या होता है कि एज इट इज न्यूट्रिएंट्स बॉडी के बाहर आ जाता है, ठीक है ना। तो इसीलिए कहते हैं कि अगर दवाई खाने से अच्छा है, आयरन की गोली खाने से अच्छा है कि पालक खा लीजिए, आयरन रिच आप अनार खा लीजिए और उसको च्यू करके प्रॉपर खाइए ताकि बॉडी में क्या हो सके, वो एब्जॉर्ब हो सके, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो स्टार्च भी यहाँ पे, शिवाली, स्टार्च भी यहाँ पे पूरी तरीके से डाइजेस्ट नहीं होता है माउथ में भी, ठीक है, स्टमक में भी कंप्लीट डाइजेशन नहीं होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कंप्लीट डाइजेशन फूड का कहाँ होता है, इट इज इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। आगे बात समझ में, जो कंप्लीट डाइजेशन कंप्लीट होता है वो कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के पास दो ग्लैंड्स प्रेजेंट जो होती है, यहाँ पे एक तो आपका लीवर हो गई और एक ये जो आपकी पेनक्रियाज हो गई। ये लीवर और ये पेनक्रियाज जो है, ये ट्रायंगुलर शेप आपका लीवर जो जस्ट डायफ्राम के नीचे प्रेजेंट है, ये इस तरीके से कनेक्टेड है। और ये जो पेनक्रियाज हो गया, ये क्या करते हैं, ये इनके सिक्रीशन से लीवर सिक्रीट करता है बाइल, दिस इज बाइल विच इज द ग्रीनिश येलो इन कलर, ठीक है। लीवर सिक्रीट करता है आपका बाइल, यहाँ पे बाइल डक्ट में स्टोर रहता है, ठीक है। लीवर सिक्रीट करता है आपका बाइल, और जो आपका ये जो कहाँ प्रेजेंट होता है, इन द गॉल ब्लैडर में ये प्रेजेंट होता है। बाइल क्या होता है, अच्छा पहले बाइल के बारे में बता दो। यस, वेरी गुड। जो बाइल होता है ये क्या करता है, सबसे पहले डाइजेशन ऑफ फैट, सबसे पहले वो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है। क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट? So it is the breakdown of fats, ठीक है ना, breakdown of fat in the food. It is the emulsification of fat, called as emulsification of fat. इसके बाद फिर क्वेश्चन बनता है इसमें कि what are the functions of bile? Again क्वेश्चन बनता है what are the functions of bile? तो it makes the acidic food, it makes the acidic food coming from the stomach alkaline, so that pancreatic enzymes can act on it, ठीक है। सेकेंड इसका फंक्शन है bile starts, bile salts break fats present in the food, and bile salt, bile salts, yes, break the fats present in the food into small globules, making it easy for enzymes to act and digest them, ठीक है। एक स्ट्रक्चर और यहाँ लीफ लाइक है, वो क्या है, पेनक्रियाज, मेकिंग easy for the enzymes to act and digest them, to act and
डाइजेस्ट देम। बात आ रही है समझ में? ठीक है, एक और चीज यहाँ पे प्रेजेंट है, दिख रहा है? यस, एक और चीज प्रेजेंट है, पेनक्रियास, विच इज द लार्ज ग्लैंड विच इज जस्ट प्रेजेंट बीनीथ द, या उसके नीचे स्टमक के नीचे एक ग्लैंड, इट इज जस्ट प्रेजेंट बीनीथ द स्टमक, स्टमक के जस्ट नीचे एक लार्ज ग्लैंड प्रेजेंट होती है, इसको हम पेनक्रियास कहते हैं। पेनक्रियास जो है वो भी 3 तरह के एंजाइम को सिक्रीट करता है। फर्स्ट है आपका अमाइलेज, लिख लीजिए अमाइलेज, दूसरा ट्रिप्सिन, तीसरा लाइपेज। इनका वर्क पूछा जाता है शिवाली, लिख लो। द एंजाइम अमाइलेज ब्रेक्स डाउन द स्टार्च, the enzyme trypsin digests the protein, trypsin T R Y P S I N, trypsin, and lipase breaks down emulsified fat. अब यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में ये सारे इंटेस्टिनल जो जूसेस होते हैं और ये जो एंजाइम्स होते हैं ये कंप्लीट करते हैं डाइजेशन में, ठीक है? तो डाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट कहाँ पे होता है? दैट प्रोसेस इज कंप्लीटेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है? यहाँ पे वेरियस एंजाइम्स जो प्रेजेंट होते हैं, अभी हमने देखा। तो आपका जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हो गया, ठीक है, आपका जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होगा वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है? प्रोटीन्स आपका अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाएगा, फैट आपका फैटी एसिड्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आपकी बॉडी को ज़रूरत है ग्लूकोज की, अमीनो एसिड्स की, फैटी एसिड्स की, ग्लिसरॉल की, ठीक है ना? इसके हम गुड और बैड फैट बोलते हैं। हमारी बॉडी को रोटी सब्जी की ज़रूरत थी। अब ये सारा काम कहाँ हो गया? ये सारा काम हो गया आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है? तो द केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड, द केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड इज कंप्लीटेड इन योर स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? अच्छे से समझ में आई? एक बार इसको रीड करके बैठना। टुमारो वी विल डिस्कस एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड डिलीशन, ठीक है? कोई दिक्कत यहाँ तक कुछ पूछना है? कुछ भी दिक्कत है? मैं चेकआउट करके आपको भेजती हूँ, ठीक है? चलो, थैंक यू शिवाली, बाय बाय। बाय बेटा।